डियर स्टूडेंट्स, बीटा ऑक्सीडेशन उसको डिटेल से पढ़ते हैं, लेकिन बीटा ऑक्सीडेशन चीज़ क्या है? हमारे टेक्स्ट बुक्स में अक्सर एक टॉपिक होता है, दी मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, फैट्स एंड प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मैं टाइटल दे रहा हूँ मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स। ठीक है जी। ये फैट्स की मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है? तो फैट्स, आपको पता है कि फैट ये दो कंपोनेंट से बनी होती हैं। ग्लिसरॉल एक 3 कार्बन वाला अल्कोहल है, एंड फैटी एसिड। फैटी एसिड की ये पहचान है कि कार्बोक्सिलिक एसिड विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये फैटी एसिड की एक सिंपल पहचान है। तो ग्लिसरॉल तो ये 3 कार्बन कंपाउंड ये तो कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड में, पीजीएल में। और ये पाथवे है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे या ग्लाइकोलिसिस में अंदर जाके फिर टीसीए में, तो इसकी फैट वहाँ पे बन रही है। ग्लिसरॉल 3 कार्बन कंपाउंड, फास्फोग्लाइसरल्डिहाइड, फिर पीजीए फास्फोग्लाइसरिक एसिड ग्लाइकोलाइसिस के पार्ट में अंदर जाके वो प्रोसेस कर लेता है। और फैट की जो दूसरी कंपोनेंट है जिसको फैटी एसिड बोलते हैं, तो इसके लिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ पाल्मिटिक एसिड की। अब यहाँ पे फैटी एसिड में 6 कार्बन, 10 कार्बन, 14, 16, 18 बहुत से कार्बन लॉन्ग चेन के फैटी एसिड है। पाल्मिटिक एसिड को टेक्स्ट बुक लेते हैं या बहुत से जो करिकुलम है उसमें शामिल करते हैं। उसकी वजह ये है कि बस एबंडेंट है फैटी एसिड, ये एबंडेंट है। एक तो वजह इसकी है, एबंडेंट ह्यूमन में है तकरीबन 25 to 30% ये फैट्स में ये फैटी एसिड होता है, इसकी एक वजह है। सेकंड ये है कि इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन है, 16 कार्बन वाला ये कंपाउंड है, फैटी एसिड है। तो ये भी वजह है कि ये मैथमेटिक वाइज या कैलकुलेशन वाइज ज़रा आसान होता है कंसेप्ट को समझने के लिए। तो दूसरे फैटी एसिड पे भी हम इस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पाल्मिटिक एसिड इसलिए इसको बोलते हैं कि पाम ऑयल से निकला हुआ है, एक्सट्रैक्ट हुआ है, तो यही रीज़न भी है। खैर यहाँ पे एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ किस चीज़ की? फैटी एसिड ऑफ पाल्मिटिक एसिड। अगर इसके फार्मूला को मैं ड्रा करूँ या स्ट्रक्चर को, तो CH3 CH2 14 एंड COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड पे, तो ये 14 15 16, तो ये 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है। अब इस कार्बोक्सिलिक की फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ जो बॉन्ड है, अगर मैं इसको ड्रा करूं, इसको इस तरह ड्रा करूं कि CH2 एंड CH2 एंड COOH, तो कितने फिर नंबरिंग कैसी अब हम काउंट करेंगे? 1 2 3 4 और ये 12, 12 13 14 15 16, वही चीज़ बन रही है। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो मिथाइल या CH2 कार्बन अल्काइल ग्रुप का फर्स्ट कार्बन अटैच, इसको अल्फा, इसको बीटा कहते हैं। तो फैटी एसिड की जो बेसिकली फैटी एसिड ऑफ फैट, इसकी मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ पे हो रही है? वो हो रही है माइटोकॉन्ड्रियन में। और माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, याद रखिए ये एमसीक्यू में आता है कि दैट द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी एसिड अकर्स इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रियन। इनर मेम्ब्रेन में ये प्रोसेस नहीं होता, याद रखिए, मैट्रिक्स में। अब मैट्रिक्स में जो प्रोसेस होता है उसको कहते हैं जी बीटा ऑक्सीडेशन। ये सारे स्ट्रक्चर पे मैंने काम सिर्फ इस चीज के लिए किया, बीटा और बीटा ऑक्सीडेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन?
तो इसलिए इसको कहते हैं कि सारा का सारा जो प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन का है वो इस कार्बन पे होता है। दो कार्बन को ब्रेक करके दो कार्बन को ब्रेक करके दो दो कार्बन से एसिटल ग्रुप को बनाते हैं, एसिटाइल और एसिटल। तो मीन्स अल्फा कार्बन ये है, बीटा कार्बन ये है, तो दैट इज द मेन रीजन दैट इट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन में यहाँ पे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी आपकी कॉन्सेप्ट की लिख रहा हूँ कि बीटा ऑक्सीडेशन का हर एक राउंड, हर एक साइकिल फोर फोर फेज या स्टेप्स या रिएक्शन से बना होता है। तो फर्स्ट का नाम है डी हाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन। सेकंड का हाइड्रेशन, थर्ड का फिर डी hydrogenation, and the fourth and last step or reaction of the round of beta oxidation is called thiolisis। इसमें डिफरेंट एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं। तो ये चार स्टेप्स बीटा कार्बन से मुंसलिक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा ऑक्सीडेशन। तो मतलब ये है कि बीटा ऑक्सीडेशन यहाँ पे पाल्मिटिक एसिड की हो रही है, ये 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है। अब इसकी जो मेटाबॉलिज्म है फैटी एसिड की, वो दो पाथवेज में ये ऑक्सीडेशन होती है। तो जो फर्स्ट पाथवे है, जिस तरह मैंने कहा, बीटा ऑक्सीडेशन, एंड द सेकंड वन इज टीसीए साइकिल, क्रिप्स साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, क्रिप्स साइकिल, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा है। अब बीटा ऑक्सीडेशन में स्टेप्स होते हैं 7 स्टेप्स या राउंड्स, ये होते हैं 7, और हर एक राउंड 4, जिस तरह मैंने लिखा, 4 स्टेप्स या 4 रिएक्शन से वो बना होता है। डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रेशन, डिहाइड्रोजिनेशन एंड थायोकाइनेज, ये 4 स्टेप्स है। तो यहाँ पे स्टेप 7 है। अब ये ज़हन में आता है कि 7 स्टेप्स क्यों है, तो 7 स्टेप्स इसलिए है। यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ कि कार्बन 16, कार्बन 14, कार्बन 12, कार्बन 10 एंड कार्बन 8, कार्बन 6, कार्बन 4 एंड कार्बन 2, कार्बन 2। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है ना कि मैं इस बीटा ऑक्सीडेशन को वन लाइनर में आपके सामने रखता हूं। बीटा ऑक्सीडेशन चीज क्या है? दी mitochondrial matrix biochemical process in which from a fatty acid, here we take the 16 carbon fatty acid, from a fatty acid we get NADH, FADH2 and acetyl CoA, ये चीज हम लेते हैं, तो इसको बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहते हैं। अब ठीक है जी, अब ये दो कार्बन, ये दो कार्बन के सेगमेंट्स है, दो कार्बन दो कार्बन दो कार्बन, 16 कार्बन से बना है, तो 16 से मैंने स्टार्ट किया, दो कार्बन निकलते हैं कितने? दो कार्बन एसिटाइल ग्रुप, यहाँ पे दो कार्बन एसिटाइल ग्रुप, और एंड सो ऑन, ये जो मैं एरोस ड्रा कर रहा हूँ ये निकल रहे हैं। तो आसान कैलकुलेशन है कि 16 कार्बन है, दो दो कार्बन की कितने सेगमेंट्स बनेंगे? कितने बनेंगे? 8। तो एट द एंड हमें कितने एसिटाइल ग्रुप मिलेंगे? 8 एसिटाइल ग्रुप्स हमें मिलेंगे। और 7 राउंड्स, अब 8 राउंड्स क्यों नहीं है, 7 राउंड्स
क्यों है, इस पे हम बात कर रहे थे। तो अगर 16 से 2 को निकाल दे तो ये फर्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर फर्स्ट, फिर ये सेकंड स्टेप, फिर ये थर्ड स्टेप, फिर ये फोर्थ, फिर नेक्स्ट फिफ्थ, फिर नेक्स्ट सिक्स्थ और सेवन स्टेप पे, ये फोर सेवन स्टेप पे ये फोर कार्बन कंपाउंड, ये दो 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 में ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पे मजीद ब्रेक होने की आठवें राउंड की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए इसके साथ हम कहते हैं कि बीटा ऑक्सीडेशन 7 राउंड सादा, इसके लिए फार्मूला भी है, लेकिन एक सादा सी रूल अपने जहन में रखे कि नंबर एक फैटी एसिड से जितने 2 कार्बन यानी एस्टर ग्रुप बनते हैं, यहाँ पे 8 बन रहे हैं, तो उनसे एक माइनस करना है, तो 7 ही राउंड्स आएंगे। यहाँ पे तो मैंने एक टेक्निकल वे से, कंसेप्चुअल वे से आपको बता दिया कि जो पाल्मिटिक एसिड है उनके लिए कितने राउंड्स होंगे। दूसरे जो फैटी एसिड है सपोज 18 कार्बन वाला, तो उनसे कितने एस्टर ग्रुप आएंगे 9, तो उनसे 1 को माइनस करें तो उसके लिए 8 राउंड्स है। और इस तरह 14 या 20 या 22 सारे जो फैटी एसिड है उनके लिए यही रूल्स है। ये भी याद रखिए कि जो पाल्मिटिक एसिड है ये कंप्लीट सेचुरेटेड कंपाउंड है, सेचुरेटेड, इसमें कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, ये भी एमसीक्यू में आ सकता है। द पाल्मिटिक एसिड इज अ डैश टाइप ऑफ फैटी एसिड, तो इसमें सारे में सिंगल सिंगल ही बॉन्ड्स है। अब यहाँ पे ये तो कंफर्म हुआ कि 7, इसको मैं मिटाता हूं कि बीटा ऑक्सीडेशन में 7 राउंड्स है, ये कंफर्म हुआ। इन 7 राउंड्स में एटीपी कितने बनते हैं, 7 राउंड्स, तो हर एक राउंड में 7 NADH बनते हैं और हर एक राउंड में 4 फेजेस में 7 FADH2 बनते हैं। अब हमें ये पता है कि एक NADH कितनी ATP दे रहे हैं, वो 3 दे रहे हैं, हमने ये भी पढ़ा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। तो 7 इंटू 3 ये 21 ATP, यहाँ पे 7 2 तो ये 14, तो टोटल कितनी आ गए, ये 35 ATP किस प्रोसेस से, वी गेट 35 ATP फ्रॉम बीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पाल्मिटिक एसिड। और क्रिप्स साइकिल में, ये क्रिप्स साइकिल में अब इस प्रोसेस में 8 एसिटर ग्रुप बनते हैं, एक पाल्मिटिक एसिड, ये भी हमने पढ़ा कि 16 कार्बन वाला कंपाउंड है ये, तो जब इसको दो दो कार्बन के सेगमेंट्स में बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू ब्रेक करते हैं तो 8 हमारे पास एस्टर ग्रुप आते हैं। तो ये एस्टर ग्रुप हर एस्टर ग्रुप ये क्रिप्स साइकिल से पास होता है। तो अगर इस क्रिप्स साइकिल से मैं एटीपीस की कैलकुलेशन करूं तो कितने एसिटर ग्रुप है, 8 एसिटर ग्रुप्स, और ये एक एस्टर ग्रुप से हमें क्रिप्स साइकिल में फ्रॉम 1 acetyl group we obtain in Krebs cycle TCA cycle 3 NADH ये हासिल करते हैं, 1 FADH2 ये हासिल करते हैं, एंड 1 ATP ये हासिल करते हैं। ठीक है, तो एक साइकिल से हमें 3 NADH 1 FADH2 एंड 1 ATP मिल रहा है। या फिर इसको मैं 8 से ज़रब दूंगा, 8 साइकिल से 8 और ये तो बस 8, तो ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ATP यहाँ पे आ गए, इस ATP से ATP और GTP, और यहाँ पे कितने आ गए, एक FADH2 2 ATP दे रहा है तो 16 ATP। ठीक है जी, और यहाँ पे 3 NADH तो 24 NADH, और 24 से फिर मैं 3 को ज़रब दूंगा क्योंकि NADH 3 ATP दे रहा है, तो ये 72, 24 is 3:24, 3:72, तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये क्या आता है, ये है 8 6 14, 14 14 into 16, 16 से फिर 1 to 2 and 9, 96 ATP।
इन 96 ATP CA35 ये बीटा ऑक्सीडेशन से क्रिप साइकिल से फ्रॉम जस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ palmitic acid, फैटी एसिड ऑफ palmitic acid 35 को ऐड करते हैं तो इनसे क्या आता है 1 एंड 10 13 131 ATP 131 ATP। लेकिन ये हमें नेट ATP दे रहा है 129। किस तरह? दैट इज द क्वेश्चन कि हमें ये 121 किस तरह देगा। तो इसको यहाँ पे एक डायग्राम से समझते हैं। ये हमें पता है कि ये स्ट्रक्चर है किस चीज के लिए। ये स्ट्रक्चर है जनाबियाली माइटोकॉन्ड्रिया। इसको मैंने हेयर ओपन किया आपके लिए आसानी के लिए। ये है जी माइटोकॉन्ड्रिया। ये भी हमने कहा कि बीटा ऑक्सीडेशन मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स है इनसाइड ऑफ दी माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस इनर मेम्ब्रेन में प्रोसेस नहीं होता। अब ये जो फैटी एसिड और फैटी एसिड में कौन सा मॉलिक्यूल है? फैटी एसिड में मॉलिक्यूल है, फैटी एसिड में है, ये है पाल्मिटिक एसिड। ये पाल्मिटिक एसिड है, एक 16 कार्बन वाला फैटी एसिड है। इसका जो साइज है बहुत बड़ा है। तो ये जिस कार्गो में या जिस गाड़ी में लदा हुआ है वो गाड़ी इस यहाँ पे गेट है, इस माइटोकॉन्ड्रिया में ये गेट है। ये इस गेट को देखो, इसकी साइज को देखो, ये इसमें अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए बहुत ही छोटा गेट है। तो होता क्या है, एक छोटी सी गाड़ी में, एक छोटी सी कार्गो में, एक बड़े शिप से, बड़ी बहरी शिप से जब हम एक छोटे शिप में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इस पाल्मिटिक एसिड को इसमें डालते हैं। ठीक है, अब ये इससे पास हो सकते हैं, इसकी साइज छोटी होती है इससे। तो पाल्मिटिक एसिड को इसमें डालते हैं। इस कार्गो का एक स्पेशल नाम है जिसको कहते हैं कार्निटीन। कार्निटीन, पाल्मिटिक एसिड अंदर डायरेक्ट नहीं जा सकते, कार्निटीन के थ्रू जाए। कार्निटीन ये चीज क्या है? तो कार्निटीन है, ये प्रोटीन नहीं है, ये प्रोटीन से बना है, अमीनो एसिड से बना होता है, उसके प्रोसेस होने के बाद बनता है। बट इट इज नॉट ए पॉलीमर, इट इज नॉट ए पेप्टाइड, इट इज नॉट ए प्रोटीन। सो व्हाट इज दिस कार्निटीन? तो कार्निटीन है क्वाटरनरी अमोनियम वाला एक कंपाउंड है एंड इट इज जस्ट अ टाइप ऑफ विटामिन। तो ये एक विटामिन टाइप क्वाटरनरी अमोनियम वाले कॉम्प्लेक्स या शटल प्रोटीन है। इट इज अ शटल। जिस तरह हम कहते हैं ना कि एक शटल गाड़ी होती है, वो कुछ पैसेंजर्स को लेके यूनिवर्सिटी के अंदर ले जाते, फिर वहाँ पे माल को या सवारी को, स्टूडेंट्स को छोड़ के ऑफिस डिपार्टमेंट्स में दोबारा वापस एम्प्टी आता है। तो यहाँ पे अब इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाने में एनर्जी दरकार होती है, बिल्कुल होती है। इस पाल्मिटिक एसिड को यहाँ तक ले जाने में एक स्टेप होता है। उस स्टेप्स को स्टार्ट में पढ़ना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी टाइटल है एक्टिवेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड। एक्टिवेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड से क्या मतलब है? मतलब ये है कि पाल्मिटिक एसिड, ये फैटी एसिड पाल्मिटिक एसिड, इस पे एंजाइम काम करता है जिसको कहते हैं थायोलेस या थायोएस या एसाइल CoA सिंथेस, एसाइल CoA सिंथेस या फॉर्मिटाइल एसाइल CoA एसाइल सिंथेस या सिंथेटेस या ट्रांसफेरेस भी कहते हैं। तो थायोएस या थायोलेस, ये बस मैंने यहाँ पे इसको ये नाम दिया। अब ये जो एसाइल CoA सिंथेस है, इस पाल्मिटिक एसिड
को एक्टिवेट करके इससे बनाता है पाल्मिटॉइल CoA, पाल्मिटाइल CoA से बनाता है, ठीक है जी। लेकिन इसके बनाने में एक्टिवेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड में इसके बनाने में इसको एनर्जी की जरूरत होती है। अगर आपको MCQ में आता है तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है इन द एक्टिवेशन ऑफ पाल्मिटिक एसिड इट नीड्स 2 ATP, बस ये लिखना है। लेकिन एक्चुअली होता इस तरह नहीं, होता किस तरह है, होता कुछ यूं है कि सिर्फ एक ATP यूज होता है, लेकिन ये एक ATP इसके एक्टिवेशन में या इसको ले जाने में इस कार्निटीन को भी ये एक्टिवेशन, इसके एक्टिवेशन प्लस इस कार्निटीन को इस तक को अंदर मैट्रिक्स में ले जाने के लिए सिर्फ 2 ATP लगते हैं। वो एनर्जी ये भी यूज करता है, और पाल्मिटिक एसिड से पाल्मिटाइल CoA को एक्टिवेट एक्साइट होने में भी ये 2 ATP ही लगते हैं। लेकिन 2 ATP यहाँ पे ठीक है लिखा जाता है, लेकिन एक ATP होता है। किस तरह वो होता, कुछ है कि एक ATP वहां पे ब्रेक हो के एक AMP बनाता है और वन ये मॉलिक्यूल बनाता है जिसको कहते हैं फायरो या फायरोफास्फेट, फायरो 2 फास्फेट। लेकिन अब देख सकते हैं ये इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक फास्फेट है, जबकि ऑर्गेनिक यहाँ पे जो फास्फेट है वो ऑर्गेनिक है, वो कार्बन से अटैच है, इनऑर्गेनिक है। देयर सच नो सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कार्बन that these two phosphate groups or elements are attached to that type of carbon. That's why it is called inorganic carbon. ब्रेक हो कि ये भी दोबारा ब्रेक हो सकता है। तो मतलब ये कि ये इस किस्म की रिएक्शन से जो एनर्जी हमें मिल रही है, ठीक है, जो जिस किस्म की एनर्जी हमें मिल रही है, तो वो 2 ATP के ब्रेक होने की इक्विवेलेंट होती है। That's why we are the textbooks called that 2 ATP are used in the activation or carriage of palmitic acid in the form of palmityl CoA। तो ये कंसेप्ट है, ठीक है जी। एक्चुअल 1 ATP यहाँ पे यूज हो रही है जो मैंने एक्सप्लेन किया। अब इस पे ये फैटी एसिड या पाल्मिटिक एसिड बैठ के अभी अंदर जा सकता है। यह यहाँ पे जाने के बाद ये ब्रेक होता है, इसमें वही 7 राउंड्स ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन एंड 8 एसिटल, जो एसिटल 8 एसिटल बनते हैं, वो फिर TCA या क्रिप्स साइकिल से ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल से ये पास होते हैं। तो ये भी हमने पढ़ा कि इसमें 35 ATP बन रहे हैं, 35 ATP, जबकि यहाँ पे 96 ये ATP बन रहे हैं। तो टोटल अगर इसको हम ऐड करें तो 131 टोटल ATP यहाँ पे बन रहे हैं। अब इनसे 2 को यहाँ पे इस 2 ATP को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 2 ATP। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये 129 ATP, तो मतलब ये कि टोटल 131 ATP बन रहे हैं, लेकिन जो नेट टोटल है वो 129 ATP रह गए। 2 यहाँ पे कार्निटीन जो शटल मॉलिक्यूल है जो इस एसिटाइल CoA को अंदर पाल्मिटाइल CoA को अंदर ले जाता है मैट्रिक्स में माइटोकॉन्ड्रिया, तो वहां पे लग गए। अब ये जो कैलकुलेशन है ATP की, तो यहाँ पे इसमें कंपल्शन पैदा होती है। कैसी कंपल्शन? कंपल्शन यूं है कि अगर आपके टेक्स्ट बुक्स ये फॉलो कर रहे हैं कि 1 NADH produces 3 ATP and 1 FADH2 gives us 2 ATP। तो फिर जो यहाँ पे कैलकुलेशन हुई वो ठीक है, आपने ऐसी कैलकुलेशन या जो मैकेनिज्म से फॉर द ATP प्रोडक्शन तो यूं ही फॉलो करना है। लेकिन अगर
आपकी बुक्स स्टैंडर्ड नोटेशंस को फॉलो कर रहे हैं। स्टैंडर्ड नोटेशंस क्या हैं? अगर एक इन एडीएच हमें दे रहा है 2.5 ATP and 1 if ADH2 gives 1.5 ATP, तो फिर इस कैलकुलेशन के बेस पे आपने जो फाइनल बीटा ऑक्सीडेशन एंड TCA फॉर द पाल्मिटाइल CoA ATP कैलकुलेशन आपने क्या किस तरह इसको फॉलो करना है। तो इस किस्म की कैलकुलेशन के बाद टोटल नंबर ऑफ ATP क्या आएंगी? 108। ये टोटल आएंगे, 2 को सब्ट्रैक्ट करें तो फिर 106 ATP आएंगे। तो ये जहन में रखिए कि 108 और 106 when the case is that standard notations your book or curriculum following are used। तो ये सारे कंसेप्ट आप देख लें, इन कंसेप्ट को सीखें और अपने बायोलॉजी के सब्जेक्ट बायोएनर्जेटिक चैप्टर से मज़ा लें। MCQ हल करें, सब्जेक्टिव पेपर्स में क्वेश्चंस अच्छी तरीके से सॉल्व करें। विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक।